पहले दिन एक फ्यूचर से आए ट्रांसमिग्रेटर के तौर पर मैंने पूरे स्कूल के सबसे बदनाम बुली को सिर्फ एक पंच से हरा दिया। स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां तक कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी शौक में खड़ा रह गया। उसका जबड़ा लगभग फर्श से जा टकराया। बाकी बुलीज के लिए बस इतना कहूं कि मैंने सीधे उनके दिलों तक एक बहुत साफ मैसेज भेज दिया। और वह मैसेज था डर। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा, यह समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, जहां से यह सब सच में शुरू हुआ था। साल 2167 था जब डेमन रेस ने हमारी दुनिया को जीत लिया और मानवता आखिरकार अपने घुटनों पर आ गई। खंडहरों और तबाही के बीच हमलावरों के खिलाफ केवल एक आदमी खड़ा रहा। वह आदमी मैं था, सी चेन, एसएस रैंक लाइटनिंग असैसिन और जाहिर तौर पर मानवता की आखिरी उम्मीद। कोई प्रेशर नहीं है ना? यह भयानक सपना 7 साल पहले शुरू हुआ था जब कई डेमन किंग्स धरती पर उतरे थे। उनमें सबसे ताकतवर लानू था, इतनी विनाशकारी शक्ति वाला प्राणी कि उसके आने मात्र से पूरे शहर ढह जाते थे। अब इस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर मैंने देखा कि उसने पूरी नफरत के साथ मेरी ओर नीचे देखा। वह उपहास करते हुए बोला। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। घटिया कचरा, उसने मुझे पुकारा। फिर वह मुस्कुराया। उसके होंठों पर एक क्रूर मोड़ था। लेकिन चिंता मत करो, सी चेन, तुम्हारे पास पूरा करने के लिए अभी एक और उद्देश्य है। उसके फैले हुए हाथ में काली भयावह ऊर्जा जमा होने लगी, जो एक छोटे ब्लैक होल की तरह घूम रही थी। हवा खुद चीखती हुई लग रही थी। तुम मेरा भोजन बनोगे, लानू ने घोषणा की। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। तुम्हारी शक्ति मेरी होगी, उसने हमला शुरू किया। ऊर्जा का विस्फोट मेरी ओर बढ़ा और मेरे पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। जैसे ही अंधेरे ने मुझे निगल लिया, यादें मेरे दिमाग में भर गईं। मेरी प्यारी बहन का चेहरा सबसे पहले आया। उसकी मुस्कान मेरे विचारों में हमेशा के लिए जम गई। फिर मेरे साथी आए, भाई बहन जो अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ लड़े थे। और अंत में मेरे महान मास्टर, जिन्होंने मुझे वह सब सिखाया था जो मैं जानता था। मेरे अंदर जंगल की आग की तरह गुस्सा भड़क उठा। इन डेमन्स ने सब कुछ छीन लिया था, हर किसी को। मैंने उस स्प्लिट सेकंड में एक फैसला किया। भले ही यह मेरा आखिरी काम हो, मैं लानू को अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। मैंने अपनी बची हुई शक्ति का हर अंश लगा दिया और अपनी अल्टीमेट एबिलिटी टर्मिनस आर्क को एक्टिवेट किया। मेरे चारों ओर शुद्ध बिजली का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसने तबाह हुए परिदृश्य को एक नवजात तारे की तरह रोशन कर दिया। लानू के एक्सप्रेशन अहंकार से आश्चर्य में बदल गए। फिर कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी डेमन किंग के चेहरे पर नहीं देखा था, डर। क्या यह कैसी शक्ति है? वह लड़खड़ाया, अचानक हिलने डुलने में असमर्थ। मेरा शरीर सेल दर सेल टूट रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने इस आखिरी हताश हमले में अपना सब कुछ झोंक दिया। जैसे ही रोशनी ने मुझे घेर लिया और यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मेरी बहन, घायल और असहाय, मेरे मास्टर, जिन्होंने इतने सालों तक अटूट धैर्य के साथ मुझे ट्रेन किया था, मेरा परिवार, डिनर टेबल के चारों ओर इकट्ठा होकर एक साथ हंस रहा था। एक ऐसा समय जो दूसरी जिंदगी जैसा लगता था, एक ऐसा समय जो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस पल में अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। सच्चाई सरल और दर्दनाक थी। मैं उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। पछतावा किसी भी ब्लेड से गहरा था। काश मैं थोड़ा और मजबूत होता, शायद चीजें अलग होती। शायद वे सभी अभी भी जीवित होते। अंधा कर देने वाले विस्फोट के माध्यम से मैंने गुस्से और अविश्वास से भरी लानू की आवाज सुनी। एक घटिया नस्ल से हार गया, नामुमकिन। लेकिन यह मुमकिन था और यह हो रहा था। जैसे ही होश मेरे हाथ से निकल गया, एक आखिरी विचार मेरे दिमाग में गूंज उठा। काश मैंने डेमन की मांद का पता जल्दी लगा लिया होता। काश मैंने इस त्रासदी के शुरू होने से पहले ही पहले डेमन किंग को रोक दिया होता। तब मैंने सब कुछ नहीं खोया होता। मैंने अपने जीवन की शुरुआत में ही उन सभी को नहीं खोया होता जिन्हें मैं प्यार करता था। काश मैं शुरू से ही और मजबूत होता। और तभी सब कुछ बदल गया। रोशनी गायब हो गई। मैंने धीरे से पलकें झपकाईं। मेरी आंखें ऊपर एक हल्की चमक के साथ एडजस्ट हो रही थीं। एक लाइट फिक्सचर छत से लगा हुआ, एक साधारण मामूली लाइट फिक्सचर।
मैं लेटा हुआ था, उसे ऊपर देख रहा था, पूरी तरह से सुन्न। मेरा दिमाग जो देख रहा था उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। युद्ध का मैदान कहां था? लानू कहां था? मैं झटके से उठ बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जीवित था, किसी तरह असंभव रूप से। मैं अभी भी जीवित था, लेकिन उससे भी ज्यादा भ्रमित करने वाली बात यह थी कि मैं एक बिस्तर पर था। एक छोटे साधारण कमरे में एक साधारण साफ बिस्तर, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पैर किनारे से नीचे किए और खड़ा हो गया। मेरा शरीर अजीब, बहुत हल्का और बहुत साबुत महसूस हो रहा था। मैं जवाबों की तलाश में खिड़की की ओर गया। उस कांच के माध्यम से मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। स्कूल की डिस्पेंसरी। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ाया। मेरा दिमाग घूम रहा था। यह असंभव था। दुनिया तबाह हो गई थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। शहर राख में बदल गए थे। मानवता बिखरी हुई और टूटी हुई थी। फिर भी यहां मैं था, शानदार स्कूल की इमारतों को देख रहा था। स्टूडेंट संवरे हुए लॉन में चल रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से सही सलामत। मैंने खुद को सांस लेने के लिए, सोचने के लिए, जो मेरी आंखें मुझे बता रही थीं, उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मैं समय में पीछे चला गया था, ठीक 10 साल पीछे, अपने कॉलेज के दिनों में। अचानक मेरे सिर में एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे फुसफुसाहट के साथ मिली हुई स्टैटिक। फिर मेरी आंखों के सामने पतली हवा से एक मैसेज प्रकट हुआ। पावर ऑफ ग्लूटनी, इंटीग्रेशन कंप्लीट। मैंने उसे देखकर पलक झपकाई, फिर पास की एक स्क्रीन पर नजर डाली जो तारीख दिखा रही थी, 16 मई 2157। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सच था। मैं वास्तव में 10 साल पीछे अतीत में चला गया था, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाता। विशेष रूप से मैं डेमन किंग्स के आने से 3 साल पहले पहुंच गया था। रैत से 3 साल पहले, जो उनमें से पहला और सबसे भयानक था, जो डेमन क्षेत्र के गेट्स को खोल देता और हमारी दुनिया पर अनगिनत आतंक फैला देता। रैत ही चाबी था। वही था जिसने इस सब की शुरुआत की थी, जिसने उन शापित फाटकों को खोला और आक्रमण शुरू होने दिया। वही कारण था कि मैंने अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने मास्टर, सब कुछ खो दिया। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, जवान, बेदाग, क्षमता से भरपूर। मेरे चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। इस बार अलग होगा। अगर मैं रैत को उन फाटकों को खोलने से पहले हरा सका, तो मैं आक्रमण को पूरी तरह से रोक सकता हूं। मैं सब कुछ बदल सकता हूं, सबको बचा सकता हूं। मैसेज फिर से प्रकट हुआ, इस बार अधिक जोर देते हुए। पावर ऑफ ग्लूटनी, इंटीग्रेशन कंप्लीट। मैं उस फ्लोटिंग इंटरफेस पर झल्लाया। यह चीज क्या थी? जब से मैं सोकर उठा था, यह मेरे सामने मंडरा रही थी, किसी जिद्दी भूत की तरह मेरी नजर का पीछा कर रही थी। सावधानी से मैंने हाथ बढ़ाकर चमकती स्क्रीन को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियों का संपर्क हुआ, यह बाहर की ओर फट गया। मेरी नजरों के सामने डेटा की बाढ़ आ गई। स्टेट्स, नंबर, व्यवस्थित पंक्तियों और कॉलमों में गिरती जानकारी। जो कुछ भी डिस्प्ले पर था, उसे पढ़कर मेरा जबड़ा गिर गया। स्टेटस स्क्रीन, नाम सी चेन, लेवल 100, क्लास लाइटनिंग असैसिन एट्रीब्यूट्स एक्सपेंडेड। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अपने पिछले जीवन में मैंने बस अपनी जागृत शक्ति का उपयोग किया था। हर किसी के लिए यह इसी तरह काम करता था। आप अपनी क्लास में जागते हैं और ट्रेनिंग और कॉम्बैट के माध्यम से इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। वे दिन की तरह साफ थे। इस दुनिया में हर 10,000 लोगों में से केवल एक ही जागृत हो सकता था, और जिस कॉलेज में मैं अभी पढ़ रहा था, वह पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी थी, जिसे विशेष रूप से भविष्य के नायकों को भर्ती करने और ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं कभी उन नायकों में से एक था, सिवाय इसके कि यह बिल्कुल सही नहीं था, है ना? अपने पिछले जीवन में मैं एक फेलियर था, एक मामूली इंसान। कॉलेज के सालों के दौरान मैं कभी जागा ही नहीं, जिसने मुझे उन बुलीज के लिए आसान शिकार बना दिया जो कमजोरों को सताने का आनंद लेते थे। पिटाई बार बार और अपमानजनक होती थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। इंटरफेस अचानक रोशनी के साथ चमक उठा, जिससे मेरा ध्यान वापस गया। स्क्रीन पर नई जानकारी की बाढ़ आ गई। लाइटनिंग असैसिन क्लास पर एक विस्तृत फाइल, इसकी सभी एबिलिटीज, स्किल ट्रीज और प्रोग्रेशन पाथ्स के साथ। मेरा दिल लगभग रुक गया।
ये वही क्लास थी जो मेरे पिछले जीवन में मेरे पास थी, वह जिसे मैं सब कुछ खो देने के सालों बाद बहुत देर से जागृत कर पाया था। क्या मुझे भविष्य से अपनी ताकत विरासत में मिली थी? क्या इसका मतलब यह था कि मैं इस बार जल्दी जाग गया था? मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ा, उनके बीच छोटी चिंगारियों को नाचते हुए देखा। मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे इसे टेस्ट करने की जरूरत थी कि मैं वास्तव में क्या करने में सक्षम था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने कदमों की आहट तेजी से पास आते सुनी। दरवाजा तेजी से खुला। सी चेन, तुम जाग गए। एक लड़का अंदर आया। उसका चेहरा चिंता और राहत से भरा था। मालोंग, एक ई रैंक फ्लावर एन्चांटर, मेरे बिस्तर के पास पहुंचा। उसकी आंखें घबराहट में मुझे स्कैन कर रही थीं। क्या तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूं, मैंने उसे भरोसा दिलाया। अभी भी अपनी विजन में तैरते इंटरफेस को देख रहा था। जैसा कि मुझे शक था, मालोंग इसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। सिस्टम केवल मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन तुम्हारी चोटें? मालोंग हकलाया, मुझे अविश्वास से देखते हुए। कल की पिटाई के बाद तुम चोटों से भरे हुए थे, अब वहां कुछ भी नहीं है, एक खरोंच तक नहीं। सही, बुलीज। वह एक जीवन भर पहले की बात महसूस हुई, और एक तरह से थी भी। मालोंग कॉलेज में मेरा रूममेट था, और उसे अब देखना जीवित, स्वस्थ, उस अंधेरे भविष्य से पूरी तरह अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। मेरे पिछले जीवन में वह मर गया था। मैंने डेमंस को हमारे कैंपस को चीरते हुए देखा था, और मालोंग पहली कैजुअल्टीज में से एक था। लेकिन यहां वह मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल जीवित। सोकर उठने के बाद पहली बार मुझे वास्तव में विश्वास हुआ, मैंने वाकई समय में पीछे यात्रा की थी। ओह, मालोंग ने अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रैंकिंग टेस्ट, ये कल है, हमें तैयारी करनी होगी, चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे विरोध करने से पहले ही मुझे डिस्पेंसरी से बाहर खींच लिया। यह टेस्ट हमारे ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे खराब नहीं कर सकते। बाहर कॉलेज का विशाल आंगन हमारे सामने फैला हुआ था, हलचल से भरा हुआ। छात्र हर जगह थे। कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, अन्य छोटे समूहों में अपनी शक्तियों को ट्रेन कर रहे थे। मैंने एक लड़की को पानी को जटिल आकृतियों में बदलते देखा, जबकि उसकी सहेली ने रोशनी की ढाल बना ली थी। पास ही एक ग्रुप बास्केटबॉल खेल रहा था। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। बहुत समय हो गया है, मैंने बड़बड़ाया, जब से मैंने इतने सारे जीवित लोगों को देखा है। मालोंग ने मेरी टिप्पणी से घबराकर सजेस्ट करता है कि वे बस कोर्टयार्ड के चारों ओर वॉक करें। जैसे ही वे चलते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट डीप थॉट में गिर जाता है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उसने पहले ही एक बार सब कुछ खो दिया था। सी चैन जानता है कि अगर वह कुछ नहीं करता तो वही होपलेस फ्यूचर खुद को फिर से रिपीट करेगा। अगर वह कुछ नहीं करता तो फ्यूचर बस खुद को रिपीट करेगा। यह रियलाइज करते हुए सी चैन डिसाइड करता है कि उसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। उसे जितना हो सके उतनी तेजी से स्ट्रॉन्गर ग्रो होने की जरूरत है। हालांकि वहां एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डेमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स का शिकार करना है, और वे एरियाज पूरी तरह से मेजर गिल्ड्स द्वारा मोनोपोलाइज्ड हैं। उसके जैसे आउटसाइडर्स के पास एक्सेस पाने का कोई चांस नहीं है। फिर भी सी चैन वंडर करने लगता है कि अपने करंट स्टैट्स के साथ वह अभी कितना स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स के बीच ज्यादातर केवल ई रैंक के हैं, और केवल ट्रू जीनियस ही कभी डी रैंक तक पहुंचते हैं, अपनी पिछली लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के बावजूद। वह यह देखने के लिए क्यूरियस है कि कल के टेस्ट में वह कौन सी रैंक अचीव कर सकता है। मान लॉन्ग की ओर देखते हुए वह एक बात को लेकर सर्टेन है, कम से कम वह पहले से ही अपने फ्रेंड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक एक बास्केटबॉल हवा में उड़ती हुई आती है और सीधे मॉलोंग इसके फेस पर स्मैश करती है। बेचारे बंदे के पास रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं होता। वह अपने पैरों से उखड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है, दर्द में अपना चेहरा पकड़े हुए। एक मॉकिंग आवाज गूंजती है, क्योंकि सीढ़ियों के टॉप पर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाई देता है। बुलीज का एक गैंग आ गया है। उनका लीडर स्मर्क करता है और कमेंट करता है
कि उन दोनों ने पिछली पिटाई से काफी जल्दी रिकवर कर लिया जो उन्हें मिली थी। मान लॉन्ग पीला पड़ जाता है। वह टेरिफाइड है। वे इस आदमी से फिर से टकरा गए हैं। सी चैन हालांकि बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। वह शांति से आगे बढ़ता है और ग्रुप का हेड ऑन सामना करता है। बुली मान लॉन्ग को देखता है और फेक एडमिरेशन के साथ रिमार्क करता है कि वे दोनों सरप्राइजिंगली टफ हैं। फिर एक एरोगेंट स्मर्क पहनकर वह पूछता है कि वे उसके क्रू के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। मान लॉन्ग इमीडिएटली पैनिक करता है। वह अपना सिर झुकाता है और अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वह अब भी जाकर ड्रिंक्स खरीद लाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, सी चैन उसे रोकता है। वह शांति से मान लॉन्ग को बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इसके बजाय उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। यह सुनकर सी चैन याद करता है कि कल क्या हुआ था। उसकी मेमोरी में बुलीज का वही ग्रुप उसे एक टॉयलेट में उसका सिर डालते हुए देखा जाता है, उसे स्वरली देते हुए। वे उसे मर्सीलेसली पीटते हैं, पूरे समय हंसते हुए। मां लॉन्ग ने डेस्परेटली उनसे रुकने की भीख मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनके लीडर ने स्माइल की और कहा कि वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि सी चैन अभी तक अवेकन नहीं हुआ था, उसने सोचा कि थोड़ा सा पुश उसे मोटिवेट कर सकता है। ग्रुप हंसी में फूट पड़ा, क्लियरली उसकी सफरिंग को एंजॉय करते हुए। जब सी चैन फाइनली पास आउट हो गया तो उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया और चले गए। मान लॉन्ग उसके पास भागा था, उसे हिलाते हुए और उसका नाम पुकारते हुए टेरिफाइड था, क्योंकि उसका दोस्त फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा था। तब सी चैन ने वंडर किया था कि वे लोग उन्हें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट में लौटते हुए उसे कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज होता है। ईविल सिर्फ डेमन लेयर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता, यह ह्यूमन वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। बुली सी चैन के डिफरेंट रिस्पॉन्स से एक्साइटेड हो जाता है, चौड़े से मुस्कुराते हुए। वह अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसा लगता है कि वे आज कुछ और फन करने वाले हैं। वह अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, यह डिमांड करते हुए कि वे उसके और उसके बडीज के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। मान लॉन्ग फिर से अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, इमीडिएटली ड्रिंक्स खरीदने जाने का ऑफर देते हुए। एक बार फिर सी चैन उसे रोकता है। वह अपने फ्रेंड को फर्मली बताता है कि उनके पास अपोलोजाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। बुली कंफ्यूज्ड दिखता है, क्लियरली यह नहीं समझ पा रहा कि सी चैन का क्या मतलब है। मान लॉन्ग भी अपने दोस्त के अचानक आए कॉन्फिडेंस से चौंक जाता है और चुपचाप उससे पूछता है कि वह क्या कह रहा है। उस मोमेंट पर गोंगचेंग, एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर, आगे बढ़ता है। वह एक स्मग एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे उनकी ओर चलता है। सी चैन उसके साथ आंखें मिलाता है, डर का एक भी अंश नहीं दिखाता। वह मजबूती से खड़ा रहता है, आगे जो भी आए उसके लिए तैयार। वह सच जानता है। गोंगकुन केवल इसीलिए इतना एरोगेंट एक्ट करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई काउंसिल प्रेसिडेंट है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, दूसरे स्टूडेंट्स एक डिस्टेंस पर इकट्ठा होने लगते हैं, उनके चारों ओर एक लूज क्राउड बना लेते हैं। फुसफुसाहटें फैलती हैं और मॉकिंग लाफ्टर हवा में भर जाती है, क्योंकि हर कोई उस पेयर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। क्राउड उनका मजाक उड़ाना जारी रखता है। उन दोनों को पूरे स्कूल के सबसे यूजलेस गाइस कहता है। गोंगजेंग सी चैन के करीब आता है, उसे घूरते हुए, जैसे ही उसकी मुट्ठियां एनर्जी के साथ ग्लो करने लगती हैं। एक एंग्री एक्सप्रेशन के साथ वह पूछता है कि सी चैन ने अभी क्या कहा, यह क्लियर करते हुए कि उसे वह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरी तरह से एनफेज्ड, सी चैन शांति से रिप्लाई करता है कि उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अनॉयड गोंगचेंग स्नीयर करता है और कहता है कि सी चैन को अपना लेसन सीखने के लिए क्लियरली एक और बीट डाउन की जरूरत है। बिना किसी वार्निंग के वह आगे झपटता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सीधे सी चैन के फेस पर एक पंच मारता है। हर किसी के शौक के लिए सी चैन एफर्टलेसली पंच को डॉज करता है और इमीडिएटली गोंगचेंग के आर्म पर स्ट्राइक करता है। साइडलाइन से देख रहे स्टूडेंट स्टन्ड हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उन्होंने अब भी अपने सामने क्या होते देखा। यहां तक कि मान लॉन्ग भी डिसबिलीफ में है। सी चैन ने न केवल अटैक को ब्लॉक किया,
बल्कि जहां तक कोई जानता था वह अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था। गोंगचेंग गुस्से से फट पड़ता है। वह एक ऐसे वीकलिंग द्वारा चैलेंज किए जाने को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है जिसे उसने हमेशा बुली किया है। लेकिन सी चैन के लिए यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वह अपनी न्यूली गेन्ड पावर को यहीं टेस्ट करने का डिसाइड करता है। उस मोमेंट में क्लास चेंज कंप्लीट होती है और सी चैन ऑफिशियली एक लेवल 1 इलेक्ट्रिक असैसिन बन जाता है। लाइटनिंग उसकी बॉडी के चारों ओर क्रैकल करने लगती है। मान लॉन्ग शॉक में हकलाता है, यह पूछते हुए कि सी चैन कब अवेकन हुआ, लेकिन सी चैन क्वेश्चन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसकी आंखें गोंगचेंग पर टिकी रहती हैं। उसकी निगाहें कोल्ड और अनशेकन हैं। फ्यूरियस गोंगचेंग अपना इंडेस्ट्रक्टिबल डेमन आर्मर एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि वह सी चैन को अपना किलर पंच एक बार फिर टेस्ट कराएगा। इस बार हालांकि सी चैन पीछे नहीं हटता। लाइटनिंग में कवर्ड वह अटैक का हेड ऑन सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। एक स्विफ्ट मोशन में सी चैन सीधे गोंगचेंग के फेस पर एक पावरफुल पंच डिलीवर करता है। इंपैक्ट ओवरवेलमिंग है। गोंगचेंग स्कूल कोर्टयार्ड के पार उड़ता हुआ भेजा जाता है। कहीं दूर जाकर क्रैश होता है। हर किसी का जबड़ा गिर जाता है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि सी चैन ने गोंगचेंग को एक ही पंच से उड़ता हुआ भेज दिया। जमीन पर लेटे हुए बुली जोर जोर से कर्ज करता है और सी चैन पर एक स्नीक अटैक यूज करने का एक्यूज लगाता है। वह फिर अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, यह पूछते हुए कि क्या वे बस वहां खड़े होकर देखने वाले हैं। लेकिन गोंगचेंग का दोस्त डर के मारे जम गया है। एक सेंटेंस तक बनाने में अनेबल है। सी चैन वहां लाइटनिंग से घिरा खड़ा है। उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। बिल्कुल टेरिफाइंग लग रहा है। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। गोंगचेंग चिल्लाता है कि वह इसे फिनिश करने जा रहा है। अपना सब कुछ इकट्ठा करते हुए जो उसके पास बचा है वह फुल फोर्स के साथ फिर से चार्ज करता है। इस बार सी चैन सिर्फ एक हाथ से अटैक को रोकता है। वह गोंगचेंग की फिस्ट को एफर्टलेसली पकड़ लेता है। गोंगचेंग की आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पंच इतनी आसानी से रोक दिया गया। उसकी ओर कोल्डली नीचे देखते हुए सी चैन उसे बताता है कि वे बस बहुत कमजोर हैं। फिर बिना किसी हेसिटेशन के सी चैन सीधे गोंगचेंग के फेस पर एक फुल पावर इलेक्ट्रिक पंच मारता है। इंपैक्ट इंसेन है। गोंगचेंग पीछे की ओर फेंक दिया जाता है इससे पहले कि उसे रियलाइज हो कि उसे क्या हिट किया। वह हवा में कई मीटर तक उड़ता है इससे पहले कि वह वायलेंटली जमीन में क्रैश हो जाए, अपने नीचे के कंक्रीट को क्रैक करते हुए। बस उस सिंगल ब्लो के साथ फाइट ओवर हो गई है। बुली जमीन पर एक टूटे हुए ढेर में पड़ा है, पूरी तरह से डिफीटेड। देख रहा हर कोई अटरली स्टन्ड है। एक स्टूडेंट वहां अपना जबड़ा लटकाए खड़ा है। उसके चश्मे क्रैक हो गए हैं। वह जो उसने अभी विटनेस किया उसे कॉम्प्रिहेंड करने में अनेबल है। वे सब वंडर करते हैं कि सी चैन इतना अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इस बीच सी चैन शांति से अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखता है और कुछ कंक्लूजन पर पहुंचता है। सबसे पहले उसे रियलाइज होता है कि वह जब चाहे इलेक्ट्रिक असासिन क्लास में स्विच कर सकता है। दूसरा, वह कुछ और भी शॉकिंग समझता है। लेवल 1 पर भी वह पहले से ही टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग कि वीकर अवेकन को हैंडल कर सके। लेकिन फिर भी सी चैन को अभी भी अपनी एग्जैक्ट रैंक नहीं पता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है उसे रियलाइज होता है कि वहां एक और प्रॉब्लम है। अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए वह नोटिस करता है कि गोंगचेंग को डिफीट करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह गिरे हुए बुली की ओर चलकर जाता है, जिससे मान लॉन्ग और दूसरे पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सी चैन गोंगचेंग को हमेशा के लिए फिनिश करने वाला है। उनके चिल्लाने को इग्नोर करते हुए सी चैन शांति से अपना लाइटनिंग कवर्ड हाथ गोंगचेंग के फेस के करीब लाता है। वह वंडर करता है कि क्या एक्सपीरियंस गेन करना उसी तरह काम करता है जैसे उसकी पास्ट लाइफ में करता था। इससे पहले कि वह अपनी थ्योरी टेस्ट कर सके, एक क्लियर आवाज टेंशन को काटती है। एक ब्लॉन्ड लड़की आगे बढ़ती है और उसे रुकने के लिए कहती है।
वह खुद को लिन यू के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। वह कहती है कि पनिशमेंट पहले ही सफिशिएंट रही है और उसे एश्योर करती है कि बुली उन्हें अब और परेशान नहीं करेगा। सी चैन उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ईगर क्यों लग रही है। वह एक्सप्लेन करता है कि वह कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन गोंगचेंग जैसे लोग कभी नहीं रुकते जब तक कि उन्हें प्रॉपरली उनकी जगह न दिखा दी जाए। सी चैन के चेहरे पर कोल्ड लुक देखकर गोंगचेंग के दोस्त टेरिफाइड हो जाते हैं। वे जल्दी से कसम खाते हैं कि वे उसे फिर कभी प्रोवोक नहीं करेंगे। जैसे ही सी चैन और मान लोंग वहां से चले जाते हैं, देख रहे स्टूडेंट्स अभी भी अनश्योर हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, वंडर करते हुए कि क्या वे दोनों सच में वही पहले वाले लूजर्स हैं। लिन यू बस उन्हें जाते हुए देखती है। बाद में वह अपने ग्रुप को बताती है कि वे भी जा सकते हैं। उस रात बाद में सीन कॉलेज के मेंस डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाता है। अपने रूम के अंदर मान लोंग एक्साइटेडली अपने रूममेट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सी चैन सच में अवेकन हो गया है। वह उन्हें पैशनेटली बताता है कि कैसे सी चैन ने गोंगचेंग और उसके लोगों के साथ फ्लोर को पूरी तरह से वाइप कर दिया था। मान लोंग की यह बात सुनकर क्सियांगजुओ, रैंक ई, कोर मेज, इस कहानी का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सी चैन अब कहां है। वह कहता है कि यह मानना रेडिकुलस है कि कोई इतना स्ट्रांग होने के बाद भी रनिंग जैसी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत समझेगा। शान यूयू नाम की एक फ्लावर एन्चेंटर एग्री करती है और कहती है कि मान लोंग का सिर जरूर कहीं टकरा गया है। आखिरकार उन चारों को एक ही डॉर्म में रखा गया था क्योंकि उन्हें साल के सबसे खराब स्टूडेंट्स का लेबल दिया गया था। एक्सयांगजुओ अचानक भड़क जाता है और कहता है कि वह केवल चौथा सबसे खराब है, जो टेक्निकली उसे उस रूम में नंबर 1 बनाता है। वह गर्व से डींग मारता है कि केवल उसके पास कॉम्बैट क्लास है, जबकि बाकी सभी सिर्फ सपोर्ट टाइप्स हैं। शू आगे कहता है कि सी चैन एक लाइटनिंग असैसिन होने के लिए बहुत कमजोर है। फिर वह सबको याद दिलाता है कि कल फाइनल रैंकिंग टेस्ट है और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। वह टेस्ट तय करेगा कि उनमें से असल में सबसे स्ट्रांग कौन है। इसी बीच एक ई रैंक ट्रेनिंग लेयर के अंदर एक विशाल ज्वाला चारों ओर रोशनी कर देती है। एक उग्र पोर्टल खुलता है और थोड़े दाग लगे कपड्ढों में एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर निकलता है। यह गोंगटिंग है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और गोंगचेंग का बड़ा भाई। एक ठंडी निगाह के साथ गोंगटिंग अपने ग्रुप से कहता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और उन्हें जाने का ऑर्डर देता है। दूर जाने से पहले वह अपने एक फॉलोअर पर तिरस्कार भरी नजर डालता है। कुछ ही देर बाद गोंगटिंग को उसका छोटा भाई इंतजार करते हुए मिलता है, जो पट्टियों और चोटों से ढका हुआ है। गोंगचेन शिकायत करता है कि जब तक उसका भाई शांति से उसका बदला नहीं ले लेता, तब तक वह सो नहीं पाएगा। गोंगटिंग जवाब देता है कि उसे मैसेज मिल गया है और वह इसका ख्याल रखेगा। वह अपने भाई को भरोसा दिलाता है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सुलझा लेगा। बाद में गोंगटिंग लिन यू के साथ डिनर के लिए बैठता है। जैसे ही वह शांति से स्टेक का एक टुकड़ा काटती है, वाइस प्रेसिडेंट पूछती है कि अब जबकि उसके भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया है, वह स्थिति को संभालने का क्या प्लान बना रहा है। गोंगटिंग यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई दावा करता है। लिन यू समझाना शुरू करती है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम लोग डी रैंक तक पहुंचे हैं और गोंगटिंग ने उनमें से हर एक को पहले ही भर्ती कर लिया है। वह आगे कहती है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास डेमन लेयर्स तक पहुंच नहीं है, जिसका मतलब है कि उनके पास आगे सुधार करने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच कैंपस के बाहर सी चैन अपनी डेली ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में बारिश में दौड़ रहा है। उसका शरीर 100 किलोग्राम वजन से दबा हुआ है, फिर भी वह हर दिन 20 किलोमीटर की दूरी दौड़ता है। इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग उसके फिजिकल शरीर को मजबूत करती है, जो किसी भी पावरफुल अवेकंड के लिए बिल्कुल जरूरी है। फिर भी सी चैन गहराई से जानता है कि कोशिश का यह लेवल अभी भी काफी नहीं है। जैसे ही उसके चारों ओर बारिश बरसती है, यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उसे साल 2160 याद आता है, जिस दिन क्रोध का डेमन किंग दुनिया पर उतरा था।
उसी दिन उसकी इकलौती बची हुई फैमिली, उसकी बहन, उस मॉन्स्टर द्वारा उससे छीन ली गई थी। क्रोध ही वह था जिसने डेमन रियल्म के गेट्स खोले थे, जिससे अनगिनत डेमन्स को अर्थ पर आक्रमण करने की परमिशन मिली। उस एक पल ने सब कुछ की शुरुआत को मार्क किया। इस वजह से सी चैन अपना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल जानता है। उसे क्रोध को रोकना होगा। यदि वह क्रोध के डेमन किंग को खत्म कर सकता है, वह गेट्स को कभी भी खुलने से रोक सकता है। क्रोध उसके बाद हुई सारी तबाही का सोर्स है। क्रोध के आने में केवल 3 साल बचे हैं और सी चैन को खुद डेमन किंग से भी ज्यादा तेज और स्ट्रांग बनना होगा। अचानक बारिश के बीच में उसकी जेब में उसका फोन वाइब्रेट होने लांजा है। वह उसे बाहर निकालता है और फ्रीज हो जाता है। यह उसकी बहन की कॉल है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल कांप उठता है। यह उसकी छोटी बहन है जो उसकी पहले की गई कई मिस्ड कॉल्स का जवाब दे रही है। कांपते हाथों से सी चैन जवाब देता है। जिस पल वह उसकी आवाज सुनता है, उसके अंदर सब कुछ टाइट हो जाता है। लाइन के दूसरे छोर पर उसकी बहन खुशी खुशी समझाती है कि एक कंपटीशन के दौरान उसका फोन मर गया था। वह एक्साइटमेंट में उसे बताती है कि अगर वह जीत गई तो उनके रेंट की प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगी। सी चैन को याद आता है कि कैसे उस बर्बाद फ्यूचर में उसने एक दूसरे मौके के लिए अंतहीन प्रार्थना की थी। उसकी बहन उसकी खामोशी को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, यह सोचकर कि क्या वहां बारिश हो रही है जहां वह है। बारिश में आंसू मिलाते हुए सी चैन उससे कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ ठीक है। वह बस इतना कहता है कि उसकी आवाज सुने हुए बहुत समय हो गया है, भले ही वह नहीं समझती कि उसके कहने का असल मतलब क्या है। कॉल खत्म होने के बाद सी चैन एक संक्षिप्त पल के लिए रुकता है। वह अब इसे जानता है। सब कुछ सच में फिर से शुरू हो गया है और इस बार वह फेल नहीं होगा। रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ वह बारिश में दौड़ना जारी रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कीमत चुकानी पड़े, वह स्ट्रांग बनेगा। वह उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें वह प्यार करता है और उस दुनिया की जिसे उसने लगभग हमेशा के लिए खो दिया था। बाद में डॉर्मेट्री में वापस आकर सी चैन शावर लेता है और धीरे धीरे अपने युवा शरीर में एडजस्ट होता है जो अनटैप्ड पोटेंशियल से भरा है। जैसे ही वह खुद को सुखाता है, उसके विचार सीरियस हो जाते हैं। वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लेवल अप करने के लिए उसे डेमन लेयर्स में एंटर करना होगा, लेकिन वे एरियाज पावरफुल गिल्ड्स द्वारा टाइटली कंट्रोल किए जाते हैं। केवल अमीरों और प्रभावशाली लोगों को ही एक्सेस की परमिशन है, जिसका मतलब है कि ऑर्डिनरी लोगों के पास मॉन्स्टर्स का शिकार करने या स्ट्रांग बनने का कोई रास्ता नहीं है। तो सवाल बना रहता है, वह मॉन्स्टर्स कैसे खोजेगा? उसके ऊपर वह अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ग्लूटनी की रहस्यमयी पावर असल में क्या है। अचानक ग्लूटनी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, सी चैन को एक अजीब स्पेस में खींच लिया जाता है। उसका शरीर जोर से नीचे गिरता है क्योंकि वह एक क्रिम्सन फ्लोर और ऊपर अंतहीन रूप से फैले लाल रंग के आसमान वाली एक विचित्र दुनिया में उतरता है। दूर वह एक विशाल भयावह टावर देखता है जो बाकी सब चीजों से ऊपर है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या है या वह कहां है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड सी चैन सोचता है कि अभी क्या हुआ। बस कुछ ही पल पहले वह सो रहा था। रियल वर्ल्ड में वापस मान लॉन्ग कैजुअली दूसरों को बताता है कि सी चैन रनिंग के लिए बाहर गया है, लेकिन असलियत में सी चैन कहीं और ही है। उस अजीब रियल में खड़दा होकर ओमिनस टावर को घूर रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास होता है कि विचित्र कंकाल जैसे क्रिएचर्स उसके पास आ रहे हैं। ये मॉन्स्टर्स अनफैमिलियर हैं। संजो क्लाउड वॉरियर्स, ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। उन्हें देखकर सी चैन सोचता है कि क्या उसे किसी तरह के डेमन लेयर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बैटल के लिए तैयार हो जाता है। भले ही वह नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, वह तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसकी एबिलिटीज जागती हैं, उसके शरीर के चारों ओर लाइटनिंग गरजने लगती है।
खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार, क्लास चेंज तुरंत उसकी स्पीड और अटैक पावर को बूस्ट कर देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के कंकाल जैसे क्रिएचर्स सीधे सी चैन की ओर चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी नई मिली स्पीड के साथ वह आसानी से उनके हमलों को चकमा देता है और उन्हें काट देता है। हर मूवमेंट के साथ पीली लाइटनिंग फ्लैश हो रही है। एक क्लीन स्ट्राइक के साथ वह उनके एक स्कल को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही क्रिएचर गिरता है, उसके लूट के रूप में 3 फेंग्स गिरते हैं। एनकरेज होकर सी चैन अपना हमला जारी रखता है, एक एक करके स्केलेटल मॉन्स्टर्स का सफाया करता है। हर टेकडाउन के साथ जमीन पर और अधिक फेंग्स बिखर जाते हैं। इस पॉइंट पर सी चैन को कुछ इंपॉर्टेंट महसूस होता है। उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ इन ई रैंक मॉन्स्टर्स को हराना उसके लिए रिडिकुलसली आसान है। उसे न केवल आइटम्स मिलते हैं, बल्कि उसे प्रति किल 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे ही एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है, एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, उसका लेवल अप हो गया है। सी चैन लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए वह नोटिस करता है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स में 5 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। तभी उसे यह बात समझ आती है, वह असल में इस जगह के अंदर लेवल अप कर सकता है। यह एक नॉर्मल डेमन लेयर नहीं है, यह कुछ और ही है। उसे एक एहसास होता है, यह सिर्फ उसके लिए बनाई गई एक प्राइवेट ट्रेनिंग लेयर जैसा महसूस होता है। इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, जमीन कांप उठती है। एक पावरफुल प्रेजेंस इमर्ज होती है और एक विशाल आकृति आगे बढ़ती है। यह संजो किंग है, एक ई रैंक क्लाउड वॉरियर बॉस। बिना किसी चेतावनी के क्रिएचर सीधे उसकी ओर एक विनाशकारी एनर्जी बीम फायर करता है। पैनिक होने के बजाय सी चैन इसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के परफेक्ट अवसर के रूप में देखता है। जैसे ही वह बैटल में खुद को लॉन्च करता है, उसके शरीर के चारों ओर लाइटनिंग गरजती है। जब लड़ाई फाइनली खत्म होती है तो रिजल्ट क्लियर होता है। सी चैन फिर से लेवल अप करता है, अब लेवल 3 पर पहुंच जाता है। रिवॉर्ड्स के रूप में उसे 18 फेंग्स और एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। अपने अपडेटेड स्टेट्स को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कम समय में 2 बार लेवल अप किया है। बॉस मॉन्स्टर्स सच में मैसिव एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित होता है। हारे हुए बॉस की बॉडी के ऊपर एक अजीब मैसेज दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन अवेलेबल। सी चैन फ्रीज हो जाता है। वह नहीं समझ पा रहा है कि इसका क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन, यह पॉसिबल नहीं होना चाहिए। केवल एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वह इस मिस्टीरियस ऑप्शन को टेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक एक शानदार रोशनी उसे घेर लेती है। जैसे ही ऐसा होता है, सी चैन महसूस करता है कि मॉन्स्टर के अवशेषों से एक डार्क एनर्जी बहना शुरू होती है और उसके शरीर की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह इसे पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब करता है, एनर्जी उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो जाती है। जब रोशनी फीकी पड़ती है तो मॉन्स्टर की बॉडी गायब हो जाती है। उसकी जगह हवा में तैरता हुआ एक क्लास कार्ड आ जाता है। कार्ड को पकड़ते हुए सी चैन फाइनली समझ जाता है, वह दुश्मनों को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें क्लासेस में बदल सकता है। शौक उसे वज्रपात की तरह लगता है। उसके दिमाग में एक याद कौंधती है, खुद को एक शानदार रोशनी द्वारा कंज्यूम किए जाने का विजन। उस याद के अंदर डेमन किंग लिन यू की आकृति दिखाई देती है। सीन इस बार साफ रिपीट होता है, सच को रिवील करते हुए। यह पावर लालची मून डेमन लॉर्ड की है। जैसे ही सी चैन की आंखें चमकती हैं, उसे भयावह सच का एहसास होता है। डेमन लॉर्ड्स की निगलने वाली पावर अब उसकी है। इस दुनिया में क्लासेस को स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिवाइड किया गया है, लेकिन हर कोई केवल एक ही रख सकता है। फिर भी सी चैन के पास अब एक ही समय में 2 क्लासेस हैं जो दुनिया के नियमों को पूरी तरह से तोड़ रही हैं। और अगर वह मॉन्स्टर्स को ऑब्जॉर्ब कर सकता है तो वह अनगिनत क्लासेस प्राप्त कर सकता है। सरासर पोटेंशियल उसे शॉक्ड और डिटरमिन्ड दोनों छोड़ देता है। लेकिन फिर भी सवाल बने हुए हैं, उसने इतनी एब्सर्ड पावर कैसे हासिल की? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सामने खड़ा वह डेमोनिक टावर वास्तव में क्या है। अचानक ऊपर से एक क्रशिंग प्रेशर नीचे आता है, हवा को विकृत कर देता है और उसके चारों ओर सब कुछ दबा देता है। सी चैन अकड़ जाता है।
मुश्किल से सांस ले पा रहा है। उसे नहीं पता कि इस अजीब जगह पर क्या हो रहा है। फिर स्पेस में एक आवाज गूंजती है। यह उसे ग्रीट करती है, यह कहते हुए कि वह आखिरकार आ गया है और यह उसका इंतजार कर रही थी। परछाइयों से एक लॉर्ड जैसी आकृति धीरे धीरे निकलती है। वह बीइंग सी चैन को नाम से पुकारती है, यह रिवील करते हुए कि वह पहले से ही जानती है कि वह कौन है। इस दुनिया में अवेकेंड बीइंग्स को सरकार द्वारा ई से एस तक रैंक किया गया है, सबसे कमजोर से सबसे मजबूत तक। इससे पहले कि सी चैन रिएक्ट कर पाता, उसे अचानक एक सरप्राइज अटैक द्वारा उड़ा दिया जाता है और वह जमीन पर जोर से गिरता है। वह अपने दांत पीसता है। अपने पिछले जीवन में एस रैंक तक पहुंचने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था और तब भी वह अनगिनत बार मरते मरते बचा था। अब वह बमुश्किल एक डी रैंक है और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके सामने खड़ी बीइंग क्लियरली उसके करंट लेवल से बहुत परे है। उसके सामने खड़ी बीइंग एक एस रैंक है। इसकी पावर सी चैन की वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा है। खुद को संभालते हुए सी चैन लड़ने के लिए तैयार होता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह की जगह में एस रैंक मॉन्स्टर होगा और न ही यह रहस्यमयी बीइंग उसका नाम कैसे जानती है। वे बार बार टकराते हैं। वे दर्जनों वॉर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन हर एक्सचेंज के साथ सी चैन सच से पेनफुली अवेयर हो जाता है। लॉर्ड उसे कई बार मार सकता था, इसके बजाय हर स्ट्राइक जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट्स से बचती है, उसे बार बार दूर फेंकती है, जैसे कि ओवरवेलमिंग सुपीरियोरिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो। अंत में लॉर्ड एक विनाशकारी प्रहार करता है, जिससे सी चैन आसानी से उड़ जाता है। धीरे धीरे उठते हुए वह पस्त और चोटिल है। सी चैन उस क्रिएचर को बोलते हुए सुनता है। वह पूछता है कि क्या वह उसकी इच्छा का विरोध करना जारी रखेगा। उस पल में सी चैन को कुछ भयानक एहसास होता है। मॉन्स्टर उसे मारना नहीं चाहता, वह उसे वश में करना चाहता है। लॉर्ड फिर अपना ऑफर देता है। वह सी चैन से कहता है कि वह यहीं रहे और उसके सबोर्डिनेट के रूप में टावर की रक्षा करे। बिना किसी हिचकिचाहट के सी चैन मना कर देता है। वह चिल्लाता है कि वह इस शापित जगह पर कभी नहीं रहेगा। रिस्पांस इमीडिएट होता है। डार्क एनर्जी की एक बीम आगे बढ़ती है और सीधे उसके सीने के आर पार हो जाती है। सी चैन की आंखें सदमे में चौड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से खून निकलता है और वह गिर जाता है। यह विश्वास नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। लॉर्ड ठंडेपन से समझाता है कि वह केवल इसलिए धैर्यवान था क्योंकि सी चैन ही इकलौता था जो कभी भी इतनी दूर तक पहुंच पाया था। कुछ ही पलों बाद एक भयानक ताकत सी चैन के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है और उसे बेबस करके हवा में ऊपर उठा देती है। जैसे ही डिमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, चारों तरफ डार्क एनर्जी फैल जाती है। आखिरी बार वो उसे चुनने के लिए कहता है, या तो वो रुक जाए या फिर उसे धूल में मिला दिया जाएगा। सी चैन के शरीर के आसपास बिजली तेजी से कड़कने लगती है। मौत के करीब होने के बाद भी उसकी आंखों में पक्का इरादा दिख रहा है। वो ऐलान करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। फिर वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि उसका फैसला डिमन लॉर्ड को हराना है। बॉस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह कोशिश बेकार है और उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी ताकतें एक बड़े धमाके के साथ टकराती हैं। सारी मुश्किलों के बावजूद सी चैन उस डार्क एनर्जी को चीरते हुए बाहर निकलता है और एक आखिरी वार के लिए करीब पहुंच जाता है। हमला करते वक्त वो बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने पहले ही सब कुछ एनालाइज कर लिया था। डिमन लॉर्ड हर हमले से पहले 0.4 सेकंड का वक्त लेता है। ब्लेड के रास्ते का अंदाजा लगाकर सी चैन उससे बच सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर वार के बाद बॉस 0.2 सेकंड के लिए रुकता है। वही छोटी सी ओपनिंग असली चाबी है। अगर वो उस पल में हमला करे तो वो एक ही वार में दुश्मन के दिल को चीर सकता है। सी चैन को सच पता है कि वो ये फाइट जीत नहीं सकता, लेकिन उस हमले का झटका डिमन लॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर देगा। पहले उसके पास भागने का टाइम नहीं था क्योंकि दुश्मन बहुत तेज था। अब वो कुछ सेकंड काफी से भी ज्यादा हैं। बिना रुके सी चैन मुड़ता है और भागने लगता है। वो चिल्लाता है कि इस अजीब दुनिया में रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया है। हाथ बढ़ाकर वो उस तरफ कूदता है जिसे वो बाहर निकलने का रास्ता समझता है।
लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, रोशनी गायब हो जाती है। उसका दिल डूबने लगता है। डिमन लॉर्ड की आवाज उसके पीछे गूंजती है और बड़े आराम से कहती है कि वो रोशनी सिर्फ एक धोखा थी। बताता है कि ये जगह कोई दानवों की गुफा नहीं है। इन सब के बावजूद वो जीव काफी इंप्रेस लग रहा है। वो सी चैन की तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी कमजोरी ढूंढ ली, वो भी ऐसी हताशा वाली स्थिति में। उसने हर एक डिटेल को परखा और उस मौके के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जो लगभग नामुमकिन था। फिर डिमन लॉर्ड आखिर में अपनी पहचान बताता है। वो खुद को इनफर्नल राक्षसा कहता है, जो एक ताकतवर एस रैंक स्टार वॉर है, क्योंकि उसने इसे एक बार पहले दानव राजा के शरीर पर देखा था। लैन यू सी चैन को अपने पिछले जन्म की आखिरी लड़ाई साफ याद थी। उस लड़ाई में लैन यू बड़ी आसानी से कई हाई रैंक क्लासेस के बीच बदल रहा था। वो कभी एक विशाल बर्फ की चट्टान की तरह लड़ रहा था, तो कभी आग के योद्धा में बदल रहा था, और फिर एक विशाल घास के मॉन्स्टर में। सी चैन को अच्छी तरह याद था कि उन कई रूपों के बीच एक रूप ऐसा भी था जो बिल्कुल इसी की तरह दिखता था। सी चैन सदमे में वहीं जम गया जब उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। क्या इसका मतलब यह था कि नरक के राक्षसा को लॉनी ने निगल लिया था? क्या तुम ग्लूटनी की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो? और अगर वो पावर अब उसके अपने शरीर के साथ मिल चुकी थी, तो सच को झुठलाना नामुमकिन था। यह जगह उसके अपने शरीर के अंदर थी। राक्षसा ने सी चैन की जबरदस्त मानसिक ताकत और तेज दिमाग की तारीफ की और कहा कि उसने खुद को उन सब चीजों के लायक साबित कर दिया है जो इस जगह में मौजूद हैं। सी चैन यकीन न करते हुए सुनता रहा, अभी भी उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। यहां की हर चीज। वो बुदबुदाया। उसी पल राक्षसा के सामने एक चमकती हुई चीज सामने आई। वो ट्रिपल एस रैंक वाइड की थी, इकलौती ऐसी चाबी जो डिमोनिक टावर के दरवाजे खोल सकती थी। राक्षसा ने बताया कि लैन यू ने वक्त के साथ अनगिनत खूंखार राक्षसों को निगल लिया था और उनमें से सबसे ताकतवर उसके पीछे कैद थे। टावर के अंदर ऐसी कल्पना से परे मॉन्स्टर्स थे। राक्षसा ने सी चैन को उकसाया कि वो उन सबको निगल ले, ताकि वो और ताकतवर बन सके और उन सबको अपनी पावर के ईंधन में बदल दे। चाबी मिलने के बाद सी चैन हिचकिचाया और उसने हैरानी में राक्षसा से पूछा कि वो उसकी इस तरह मदद क्यों कर रहा है। राक्षसा ने शांति से जवाब दिया कि राक्षसों की नस्ल में भी अच्छाई और बुराई के बीच एक लकीर होती है। उसने खुलासा किया कि दानव राजाओं ने उसके पूरे कबीले का कत्ल कर दिया था, सिर्फ अपनी अंतहीन लालच को पूरा करने के लिए। उसने बदले के लिए अनंत काल तक इंतजार किया था और अब वो मौका उसके सामने था। राक्षसा ने ऐलान किया कि वो आदमी सही था और सी चैन ही वो एकमात्र उम्मीद है जो कामयाब हो सकती है। उलझन में सी चैन ने पूछा कि वो आदमी कौन था। जवाब में राक्षसा ने बस डिमोनिक टावर की तरफ इशारा किया। वो सारे जवाब जो तुम ढूंढ रहे हो इसके अंदर छिपे हैं, उसने कहा। जाओ और उन्हें खुद ढूंढो। अचानक राक्षसा का शरीर एक शानदार आसमानी नीली एनर्जी के साथ चमकने लगा। उसने अपनी पावर सी चैन को दे दी और उससे कहा कि इसे ले लो और अपने दुश्मनों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दो। सी चैन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि क्या उसे वाकई ऐसी पावर स्वीकार करनी चाहिए। राक्षसा जोश में दहाड़ा और उसे आदेश दिया कि वो अजेय बन जाए। उसने सी चैन से कहा कि डिमोनिक टावर के दरवाजे खोलो और इसके अंदर की हर चीज को निगल जाओ। हालांकि उसने उसे चेतावनी भी दी कि अंदर कैद राक्षस उससे कहीं ज्यादा चालाक और भयानक हैं। तुम्हें सब कुछ सहना होगा, राक्षसा ने मजबूती से कहा। उन सबको जीतो, इस दुनिया के शिखर पर खड़े हो जाओ। तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम हर एक दानव राजा को निगल ना लो। जैसे जैसे राक्षसा का शरीर धीरे धीरे ओझल होने लगा, उसने ऐलान किया कि सिर्फ ऐसा दृढ़ संकल्प वाला आदमी ही उसकी पावर के लायक है। सी चैन के हाथ में एनर्जी का एक बड़ा धमाका हुआ। उसकी आंखों के सामने एक विक्ट्री स्क्रीन आई जिसमें बताया गया कि राक्षसा को निगलने के बाद सी चैन का लेवल 10 हो गया है। उसने राक्षसा की पाताल लोक की हड्डियां भी हासिल कर लीं। उस अंतहीन शून्य के सामने खड़े होकर सी चैन ने अपनी मुट्ठी भींची और ऐलान किया कि वो समझ गया है। वो राक्षसा की इच्छा को अपने साथ लेकर चलेगा। निगलने की प्रक्रिया पूरी हुई और नरक का राक्षसा कार्ड दिखाई दिया।
जिसमें बोन फिस्ट रुइन और ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक जैसी ताकतवर एबिलिटीज थीं। सी चैन ने चुपचाप कसम खाई कि वो उन सबको खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। अचानक सी चैन एक तेज आवाज से जागा। वो वापस अपने हॉस्टल के कमरे में था। उसके रूममेट्स इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और देर न करने की याद दिला रहे थे। घबराया हुआ सी चैन सोचने लगा कि क्या जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। उसने जल्दी से अपना शरीर चेक किया और देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह भर चुके थे। लेकिन जब उसने अपना स्टेटस सिस्टम चेक किया तो सच सामने आ गया। सब कुछ सच था। उसका लेवल 10 तक बढ़ गया था और यहां तक कि उस रहस्यमयी जगह से मिला सामान भी उसके साथ वापस आ गया था। यह एहसास होने पर कि उसने एक ही रात में 10 लेवल की छलांग लगा ली है, सी चैन सोचने लगा कि अब उसे किस रैंक में रखा जाएगा। इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसके रूममेट शियांग जुओ ने उसका नाम पुकारा। एक ताने भरी मुस्कान के साथ शियांग जुओ ने जिक्र किया कि कल रात कोई यानी मा लोंग सी चैन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो बहुत ताकतवर हो गया है। एक चुनौती भरे लहजे में शियांग जुओ ने पूछा कि क्या सी चैन वाकई हॉस्टल में सबसे ताकतवर के तौर पर उसके कंट्रोल को खत्म करना चाहता है। उसने उसे रैंक टेस्ट में जाने और यह साबित करने के लिए कहा कि वो वाकई क्या कर सकता है। शियांग जुओ ने आगे कहा कि हालांकि उनके हॉस्टल को रैंकी का ग्रुप माना जाता है, लेकिन हर रैंक 3 परतों में बंटी होती है और वे फिलहाल सबसे निचले लेवल पर हैं। उसने आत्मविश्वास से कहा कि जबकि बाकी सब अभी भी लो रैंक ई पर हैं, वो खुद पहले से ही मिड रैंक ई पर है। उसने इस बात पर जोर दिया कि हर लेयर के बीच का फासला बहुत बड़ा है और दावा किया कि वो आसानी से 10 लोगों का सामना कर सकता है। ग्रुप के आगे चलते हुए शियांग जुओ अपने आप में बुदबुदाया कि शायद पिछले टेस्ट के बाद से उसकी रैंक बढ़ गई होगी। उसी पल मा लोंग बड़े उत्साह के साथ सी चैन के पास आया और उसे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट किया। एक मुस्कान के साथ उसने उससे कहा कि शियांग जुओ को डराने के लिए सीधे रैंक डी का लक्ष्य रखे। यह सुनकर सी चैन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बातों पर गौर किया और कुछ नहीं कहा। जल्द ही स्टूडेंट्स टेस्ट एरिना में पहुंच गए, जहां माहौल काफी जिंदा दिल और उत्साह से भरा था। हर कोई घबराहट में तैयारी कर रहा था, खुद को साबित करने के लिए बेताब था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, शियांग जुओ ने छात्रों के एक ग्रुप को दूसरों को अकड़ के साथ धक्का देते हुए देखा। ये गोंग किंग के चेले थे। शियांग जुओ ने धीरे से सुझाव दिया कि वे फालतू की परेशानी से बचने के लिए उनसे दूर हो जाएं। हालांकि उसके चेहरे के भाव उसी पल बदल गए जब उसने महसूस किया कि गोंग किंग के चेलों ने उन्हें देख लिया। उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई, लेकिन कुछ अनहोनी हुई। जब गोंग किंग के चेलों ने सी चैन को देखा तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। हैरान होकर उन्होंने उसे पल भर के लिए देखा और फिर अचानक बड़े सम्मान के साथ गहराई से झुक गए। तेज आवाज में उन्होंने उसका स्वागत किया। बड़े भाई सी चैन आ गए हैं। इस पूरे नजारे ने शियांग जुओ को दंग कर दिया। वो यकीन न करते हुए देखता रहा। सी चैन के प्रति दिखाए गए इस अचानक सम्मान से पूरी तरह उलझन में था। उसके दिल में शक पैदा हुआ और वो सोचने लगा कि क्या मां लोंग ने जो कुछ भी कहा था वो वाकई सच हो सकता है। दूसरी तरफ मां लोंग जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। सी चैन ने झुकने वाले चेलों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और शांति से आगे बढ़ता रहा, जैसे कुछ असामान्य हुआ ही ना हो। अचानक एरिना में एक तीखी आवाज गूंजी। सी चैन। एक आदमी आगे बढ़ा। यह जांग जियान था, जो स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर्स में से एक था। एक मजाक उड़ाती मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसने कल हुई गोंग किंग वाली छोटी सी घटना के बारे में सुना है। एक ताने भरे अंदाज में जांग जियान ने सी चैन से पूछा कि क्या वो जानता है कि गोंग किंग वाकई कौन है। फिर उसने अकड़ के साथ बताया कि गोंग किंग उनके सम्मानित स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट डिमन लॉर्ड गोंग टिंग का छोटा भाई है। आसपास के छात्रों ने तुरंत जांग जियान को पहचान लिया और आपस में फुसफुसाने लगे। उसे प्रेसिडेंट का लाडला कुत्ता कहने लगे। भीड़ में बेचैनी फैल गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि जांग जियान एक ताकतवर डी रैंक अवेकंड था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो जानबूझकर सी चैन को निशाना क्यों बना रहा है
और माहौल जल्दी ही तनावपूर्ण हो गया। जांग जियान एक मुस्कान के साथ सी चैन के करीब आया। मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, उसने गर्व से कहा। मैं 1 मील दूर से ही सचमुच ताकतवर लोगों का पता लगा सकता हूं। वो और करीब आया। उसका चेहरा लगभग सी चैन के चेहरे को छू रहा था और उसने अपमानजनक लहजे में कहना जारी रखा, लेकिन तुमसे, उसने नाक से कोड़ते हुए कहा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बस एक ऐसे इंसान की घटिया गंध आ रही है जो हमेशा सबसे नीचे रहने के लिए बना है। बेअसर होकर हमारा हीरो बस उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो किसी तरह का कुत्ता है। इसी के साथ जांग जियान पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है। ठीक जैसे ही जांग जियान अपनी भड़ास जारी रखने वाला था, हॉल में एक और ठंडी और रौबदार आवाज गूंजी, जिसने उसे तमाशा बंद करने का आदेश दिया। हर कोई हैरानी में मुड़ा। यह गोंग टिंग था, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। गोंग टिंग ने शांति से कहा कि उसने पहले ही पूरे मामले की जांच कर ली है। सब कुछ देखने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि उसका भाई ही गलत था। जांग जियान की तरफ मुड़ते हुए उसने सख्त लहजे में कहा कि जो कोई भी गलती करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उस आखिरी बात के साथ जांग जियान बस अपने दांत पीसकर रह गया और अपमानित होकर वहां से चला गया। उसके बाद गोंग टिंग वहां से हिला नहीं। इसके बजाय वो वहां चुपचाप खड़ा रहा। सी चैन को बड़ी गहराई और सोच विचार वाले भाव से देखता रहा, जैसे उसे परखने की कोशिश कर रहा हो। सी चैन ने बिना डगमगाए उसकी नजरों का सामना किया, उतनी ही तीव्रता के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखा। उनके बीच की हवा भारी महसूस हो रही थी, जो अनकहे तनाव से भरी थी। इसके तुरंत बाद रैंक असेसमेंट टेस्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। एक टीचर आगे आया और उसने बताया कि हर स्टूडेंट को एक एक करके बुलाया जाएगा। गोंग टिंग आखिरकार मुड़ा और जांग जियान के साथ चला गया, चलते चलते ये कहते हुए कि सी चैन कोई बड़ा खतरा नहीं लग रहा है। हॉल की तरफ खुलने वाली एक ऊंची खिड़की से एक रहस्यमयी सुनहरे बालों वाली महिला ये सब देख रही थी। उसके पास खड़े किसी शख्स ने पूछा कि वो यहां क्यों है और क्या उसे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जो ध्यान देने लायक हो। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया कि यह टेस्ट देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। 1 घंटे बाद असेसमेंट आखिरकार शुरू हुए। अगला नाम शियांग जो का पुकारा गया। एक दृढ़ निश्चय वाले भाव के साथ वो आगे बढ़ा, हर किसी के सामने अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार। हर टेस्ट को व्यक्तिगत रूप से एक ट्रेनिंग डिमन लेयर के अंदर लिया जाना था। चैम्बर के अंदर एक डिमोनिक हार्ट था, जो एक खास डिवाइस है जो स्टूडेंट की एनर्जी को सोखने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। अवेकंड को अपनी पूरी ताकत सीधे उसके सामने छोड़नी थी। शियांग जो ने एक गहरी सांस ली और डिमोनिक हार्ट की तरफ एक ही जोरदार धमाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हार्ट ने एनर्जी सोख ली और डेटा को केबल्स के जरिए एक बाहरी मशीन तक पहुंचाया। कुछ ही पलों बाद मशीन ने जानकारी को प्रोसेस किया और रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया। शियांग जुओ मिड रैंक तक पहुंच गया था। टीचर ने रिजल्ट की पुष्टि की, लेकिन थोड़ा माथा सिकोड़ा, यह देखते हुए कि एक और डेटा अभी तक दिखाई नहीं दिया था। मा लॉन्ग साफ तौर पर घबरा गया और फुसफुसाया कि यह टेस्ट का असली आकर्षण था। मौजूदा रैंक के अलावा सिस्टम किसी स्टूडेंट की अधिकतम क्षमता को भी माप सकता था। दूसरा रिजल्ट जल्द ही सामने आया, सी रैंक पोटेंशियल। हालांकि इसे प्रभावशाली माना गया, लेकिन शियांग जुओ को गहरा दुख हुआ। पूरे 2 साल बाद भी उसकी ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसने डी रैंक तक पहुंचने की उम्मीद की थी। भारी मन के साथ उसने टेस्टिंग एरिया छोड़ दिया। जैसे ही अगले छात्रों को बुलाया गया, उसके दोस्तों ने उसे यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि वे तो और भी कमजोर हैं। बदकिस्मती से यह सच साबित हुआ। शियांगयू और मा लॉन्ग दोनों ही सिर्फ लोई रैंक तक पहुंच पाए। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नया रिजल्ट चमक उठा। तीनों दोस्त सदमे में जम गए। हर किसी की हैरानी के बीच साल का पहला डी रैंक दिखाई दिया, जिससे पूरे हॉल में शोर मच गया। हर तरफ से तालियां गूंज उठीं। कुछ ही समय बाद एक और स्टूडेंट डी रैंक तक पहुंचा, लेकिन और भी भयानक ए रैंक पोटेंशियल के साथ।
ये देखकर तीनों दोस्त पूरी तरह टूट गए। अब तक दिन का 8वां डी रैंक आ चुका था। टीचर्स हैरान थे। आमतौर पर पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ही डी रैंक तक पहुंचते थे। ज्यादातर टेस्ट पूरे होने के साथ टीचर आखिरी स्टूडेंट के नाम का ऐलान करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही नाम पुकारा गया, हॉल में सन्नाटा छा गया। गोंगटिंग। भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई। आखिरकार यह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था और इंपीरियल गिल्ड का छोटा वारिस भी। लोगों ने अनगिनत उपाधियां चिल्लाईं। उसे चुना हुआ इंसान कहा, जबकि हमारा हीरो दूर से चुपचाप सब देख रहा था। कई लोग फुसफुसा रहे थे कि गोंगटिंग 2 साल पहले ही डी रैंक पर था और अब सोच रहे थे कि उसने कितनी तरक्की कर ली है। टेस्टिंग चैम्बर के अंदर डिमोनिक हार्ट धड़कने लगा जैसे ही गोंगटिंग करीब आया। शांत और आत्मविश्वास के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपने दिमाग में उसने अपनी पावर का एक हिस्सा रोक कर रखने का फैसला किया ताकि बाद में कुछ और भी बड़ा दिखा सके। फिर भी उसे यकीन था कि उसकी मौजूदा ताकत उसे स्कूल के इतिहास में नंबर 1 बना देगी। मशीन ने डेटा प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अचानक टीचर की आंखें सदमे से फटी रह गईं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली एनर्जी का रंग बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। कुछ ही पलों बाद आखिरी रिजल्ट सामने आया। हाई डी रैंक, एस रैंक पोटेंशियल। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। किसी को भी हाई डी रैंक की उम्मीद नहीं थी। एस रैंक पोटेंशियल की बात तो दूर की थी। भीड़ अविश्वास में चिल्लाने लगी। वे जो देख रहे थे उसे समझ नहीं पा रहे थे। जांग जियान और उसके दोस्त सुन्न खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे जैसे ही उन्होंने स्क्रीन को देखा। भीड़ जश्न मनाने लगी, पूरे जोर से चिल्लाते हुए कि गोंगटिंग स्कूल के इतिहास में ऐसा रिजल्ट पाने वाला पहला छात्र है। मां लॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखा है। टीचर्स ने जल्दी से रिजल्ट की पुष्टि की और तुरंत इस उपलब्धि की रिपोर्ट अपने सीनियर को देने का फैसला किया। पूरा हॉल पागल हो गया क्योंकि एस रैंक पोटेंशियल वाला अवेकंड एक बहुत ही दुर्लभ खजाना था जिसे सीधे राज्य द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इंपीरियल गिल्ड के लीडर का बेटा होने के नाते गोंगटिंग की यह उपलब्धि नेशनल न्यूज बनना तय था। दूर से उस रहस्यमयी जोड़ी ने चुपचाप इस हंगामे को देखा। उन्होंने कोवा ने कहा कि इस साल का टेस्ट असामान्य संख्या में टैलेंटेड लोगों को सामने ला रहा है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर युआन लॉन्ग ने महिला की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो पहले से ही गोंगटिंग की क्षमता के बारे में जानती थी। उसने शांति से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया कि वो नहीं जानती थी। उसने आगे कहा कि वो यहां सिर्फ उसे परफॉर्म करते देखने के लिए इतनी दूर नहीं आई है। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि गोंगटिंग के मुकाबले उसे किसी दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में कहीं ज्यादा दिलचस्पी है। उसी पल सारा फोकस सीधे हमारे हीरो पर आ गया, जो चुपचाप खड़ा था, एक गंभीर और रहस्यमयी चेहरे के साथ सब कुछ देख रहा था। जल्द ही टीचर ने टेस्ट के लिए अगले और आखिरी स्टूडेंट के नाम का ऐलान किया, सी चैन। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, जांग जियान आगे बढ़ा और मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया। सी चैन से कहा कि कम से कम अपने हॉस्टल के लिए कुछ सम्मान लेकर आए। वो नाक सिकोड़ते हुए बोला कि अगर वे चारों कचरा निकले तो उनका हॉस्टल पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। उसने अपनी बेइज्जती जारी रखी, ये दावा करते हुए कि उनके जैसे कमजोर लोगों का ग्रुप स्कूल के लिए सिर्फ शर्मिंदगी लाएगा। इसे और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मां लॉन्ग भड़क गया और वापस चिल्लाया। उस बेवकूफ से कहा कि बस इंतजार करे और रिजल्ट देखे। अपनी पूरी ताकत के साथ मां लॉन्ग चिल्लाया कि सी चैन सबका दिमाग हिला देने वाला है। बढ़ते तनाव को देखकर शियांगयू और बाकी लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। टेस्टिंग लेयर के अंदर सी चैन अपनी जगह पर पहुंचा और खुद को तैयार किया। बूथ के अंदर डिमोनिक हार्ट धीरे से धड़क रहा था, उसकी एनर्जी को मापने के लिए तैयार। वहां खड़े होकर सी चैन हकीकत के बारे में सोचने लगा। एक अवेकंड के भविष्य के लिए एकमात्र असली रास्ता एक हाई रैंकिंग गिल्ड में शामिल होना था, और उन गिल्ड्स का ध्यान खींचने का इकलौता तरीका
ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट था। जो स्क्वाड पहला स्थान हासिल करेगा उसके सभी मेंबर्स को ताकतवर इंपीरियल गिल्ड द्वारा भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब था कि यह मौजूदा टेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स की रैंकिंग के बारे में नहीं था, इसका मकसद बहुत बड़ा था। इस बीच चैम्बर के बाहर जांग जियान ने येन लिन को गोंगटिंग के ग्रुप से मिलवाया, जो हाल ही में भर्ती हुआ एक डी रैंक था। उसने आत्मविश्वास से डींगे मारी कि इस साल गोंगटिंग के साथ 9 डी रैंक होने की वजह से उनकी जीत पक्की है। इस टेस्ट का असली मकसद अब साफ था, आखिरी ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए सबसे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करना। हालांकि जैसे जैसे मजबूत टीमें बनने लगीं, कमजोर लोगों की एक टीम भी आकार ले रही थी। मा लॉन्ग लगातार बेचैन हो रहा था। उसने सोचा कि सी चैन इतने समय से बूथ के अंदर क्यों है? वहां कोई हलचल नहीं थी और रिजल्ट स्क्रीन पूरी तरह खाली रही। कुछ अजीब लग रहा था। दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसते हुए कि सी चैन की पावर इतनी मामूली होगी कि मशीन उसे रजिस्टर भी नहीं कर पा रही है। उनमें से कुछ ने दिलचस्पी खोते हुए जाना शुरू कर दिया। जांग जियान हंसा और कहा कि जो कोई भी अभी भी इंतजार कर रहा है वो कचरा है। चूंकि उनका स्क्वाड पहले से ही फुल था, इसीलिए रुकने का कोई मतलब नहीं था। गोंगटिंग शांति से मान गया और उससे टीम के बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहा ताकि वे आखिरकार जा सकें। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, स्क्रीन अचानक चमक उठी। हर कोई जम गया और जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। क्योंकि सी चैन का रैंक डी था और हाई लेवल का था, और यह खबर तुरंत फैल गई। उसके हॉस्टल के दोस्त और आसपास के छात्र मुंह खोले खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। मा लॉन्ग खुशी से झूम उठा और पूरे जोर से चिल्लाया कि उसने सबको पहले ही बताया था, सी चैन ताकतवर था और अब उसने यह साबित कर दिया था। दूसरी तरफ डिमन लॉर्ड, गोंगटिंग और जांग जियान दंग रह गए। उन्हें में उम्मीद नहीं थी कि सी चैन हाई डी रैंक तक पहुंच जाएगा, खासकर इन हालातों में। लेकिन इससे पहले कि कोई संभल पाता, सिस्टम ने अचानक एक चेतावनी जारी की। अस्थिरता का पता चला, दोबारा टेस्ट जरूरी है। बूथ के अंदर सी चैन तुरंत समझ गया। लेवल 10 पर उसके बेस स्टैट्स पहले से ही एक हाई डी रैंक के बराबर थे। इस एहसास के साथ उसने एक फैसला लिया। उसने एक और पावर को टेस्ट करने का चुना। वहीं बूथ के अंदर उसने क्लास बदलने की प्रक्रिया शुरू की। एक बार जब बदलाव पूरा हो गया तो उसने इन्फर्नल डेथ किंग को एक्टिवेट किया, जो उसकी सबसे कमजोर देव क्लास थी। अगले ही पल स्क्रीन तेजी से चमकने लगी। हॉल में सबकी सांसें थम गईं क्योंकि उसकी रैंक सबकी आंखों के सामने बदलने लगी। डी रैंक, मिड सी रैंक। हंगामा मच गया। उसके दोस्त पूरी तरह पागल हो गए, चिल्लाते हुए कि उसकी रैंक दोबारा कैसे कूद गई। जांग जियान गुस्से में चिल्लाया कि यह नामुमकिन है और जोर देने लगा कि टेस्टिंग मशीन पक्का खराब हो गई है। टीचर्स घबरा गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में असेसमेंट के बीच में कभी रैंक बदलते नहीं देखी थी, और जैसे ही वे चमकती स्क्रीन को देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। एक खौफनाक ख्याल उनके दिमाग में आया। इस टेस्ट ने शायद उनकी समझ से परे किसी चीज को जगा दिया था। सिस्टम फेल हो गया। एक बार फिर अस्थिरता का पता चला और डिमन हार्ट जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कि वो भारी पावर के दबाव में पसीने छोड़ रहा हो। यह देखकर सी चैन को एहसास हुआ कि रिजल्ट अभी भी फाइनल नहीं था। अगर सिस्टम उसके मौजूदा आउटपुट को नहीं संभाल सकता तो वो बस इसे इसकी आखिरी सीमा तक धकेल देगा। शांति से उसने अपनी दूसरी क्लासेस को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि देख सके कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। इस बार उसने पुर्गेटरी राक्षसा को एक्टिवेट किया। जैसे ही पावर रिलीज वन हुई, डिमन हार्ट डर के मारे कांप उठा। उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे कि वो फटने वाला हो। उसी समय एक गहरी बैंगनी एनर्जी ऊपर की ओर उठी और टेस्टिंग ग्राउंड के ऊपर पूरे आसमान को ढक लिया। एकदम घोंटने वाला दबाव नीचे आया। डिमन लॉर्ड, गोंगटिंग और बाकी लोगों ने अनजाने में ऊपर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। सी चैन के दोस्त अंदर तक हिल गए थे। उनमें से एक बुदबुदाया कि ये एक शगुन है, आज इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। ये उस पल में उन्हें एक भयानक एहसास हुआ
उनके हॉस्टल ने एक भगवान के लेवल के मॉन्स्टर को जन्म दिया था। अचानक पोटेंशियल स्क्रीन खराब होने लगी, नंबर बिगड़ने लगे और मुड़ने लगे, और फिर आखिरकार एक अजीब सा सुनहरा एस दिखाई दिया जो बिल्कुल अप्राकृतिक लग रहा था। टीचर सदमे में चिल्लाया, सोचते हुए कि क्या इसे एक और एस रैंक पोटेंशियल माना जाएगा। डिमन लॉर्ड गोंग टिंग सुन्न खड़ा था, पूरी तरह निशब्द। उसका दिमाग वो मानने को तैयार नहीं था जो उसकी आंखें देख रही थीं। बिना किसी चेतावनी के स्क्रीन पर खतरे का अलर्ट चमकने लगा, जिससे पूरे हॉल में तनाव और उलझन फैल गई। एक सेकंड बाद चेतावनी एक बड़े लाल मैसेज में बदल गई, सिस्टम एरर। मशीन बेकाबू होकर हिलने लगी। फिर स्क्रीन एक आखिरी बार टिमटिमाई और एक खौफनाक रिजल्ट सामने आया, एसएसएस वैल्यू सिस्टम के मैक्सिमम लोड से ज्यादा है। उसी पल एक छात्र ने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया और डर के मारे चिल्लाने लगा। फिर धमाका हुआ। टेस्टिंग मशीन एक बहरे कर देने वाले शोर के साथ अनगिनत टुकड़ों में फट गई। शॉक वेव्स बाहर की ओर उठीं और मलबा पूरे हॉल में बिखर गया। टीचर्स चिल्लाए कि डिमन हार्ट ओवरलोड हो गया है और बिना किसी हिचकिचाहट के बूथ की तरफ भागे। अंदर घुसते हुए उन्होंने चिंता में आवाज लगाई, ये पूछते हुए कि क्या अंदर मौजूद छात्र अब भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही एक टीचर करीब पहुंचा, उसका मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। वो पूरी तरह निशब्द रह गया। डिमन हार्ट जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह बर्बाद, टूटा हुआ और बेजान, जैसे उसे अंदर से निगल लिया गया हो। एक और टीचर अविश्वास में बुदबुदाया कि क्या मशीन उस दिन ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जल गई थी। बूथ के अंदर सी चैन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसे एहसास हुआ कि शायद वो बहुत आगे निकल गया और गलती से हार्ट को तबाह कर दिया। लेकिन उसी समय उसने एक जरूरी बात खोजी, उसकी ग्लूटनी पावर मशीन के कोर को भी निगल सकती थी। कुछ ही पलों बाद सी चैन बिना एक खरोंच के टेस्टिंग बूथ से बाहर आया, शांत और सुरक्षित। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपनी नई खुली एबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला किया। इसे चुपचाप एक्टिवेट करते ही उसकी नजर बदल गई और अचानक वो अपने आसपास मौजूद हर किसी की असली रैंक देख सकता था। इस एहसास ने उसे चौंका दिया। ये एबिलिटी बहुत ही सुविधाजनक थी और उसके भविष्य के प्लान्स के लिए अनमोल होने वाली थी। जब उसकी नजर डिमन लॉर्ड गोंग टिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो तुरंत बता सकता था कि काउंसिल प्रेसिडेंट भी अपनी असली ताकत छिपा रहा था। टेस्टिंग मशीन के तबाह होने के साथ टीचर्स के पास एक्सीडेंट की वजह से असेसमेंट रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि सी चैन के रिकॉर्ड किए गए डेटा को एक गलती माना जाएगा और जिन छात्रों का टेस्ट नहीं हुआ है उन्हें अगले दिन वापस आना होगा। इसके बावजूद मां लॉन्ग और बाकी लोगों ने जोर शोर से जश्न मनाया, ये कहते हुए कि टीचर चाहे जो भी कहें, सी चैन बिना किसी शक के एक जीनियस था। अचानक जांग जियान गुस्से में चिल्लाते हुए आगे आया। उसने ये जानना चाहा कि सी चैन जैसा लूजर सी रैंक तक कैसे पहुंच सकता है। उसने उस पर जानबूझकर मशीन तोड़ने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि उसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल के प्लान्स अब लेट हो जाएंगे। सी चैन चिढ़ गया। उसकी हथेली में बिजली कड़कने लगी क्योंकि उसके हाथ में पावर इकट्ठा हो रही थी। उसकी नजर ठंडी हो गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ करता, डिमन लॉर्ड गोंग टिंग आगे बढ़ा और उसे रोक दिया। उसने शांति से जांग जियान को अपने नए टीममेट के प्रति बदतमीजी न करने के लिए कहा। जांग जियान सुन्न रह गया, पूरी तरह दंग। उसे समझ नहीं आया कि प्रेसिडेंट ने अभी क्या कहा था। एक हल्की मुस्कान के साथ डिमन लॉर्ड गोंग टिंग सी चैन की तरफ मुड़ा और औपचारिक रूप से उसे ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए अपने स्क्वाड में शामिल होने का न्योता दिया। उसने आत्मविश्वास से कहा कि अगर वे साथ मिलकर लड़ेंगे तो वे स्कूल के इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करेंगे। दूसरी तरफ मां लॉन्ग और बाकी लोग पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पर्सनल इनविटेशन मिलना अनसुनी बात थी। गोंग टिंग की टीम का एक मेंबर परेशान हो गया, ये इशारा करते हुए कि अगर सी चैन शामिल हुआ तो किसी और को हटाना पड़ेगा। उस बदमाश ने गुस्से में सवाल किया कि सी चैन को शामिल होने का क्या हक है जब दूसरे रिश्वत देकर भी अंदर नहीं आ सकते। हालांकि चूंकि खुद प्रेसिडेंट ने बात की थी, उस आदमी को पता था कि उसके पास कोई असली विकल्प नहीं है।
अपना गुमान निगलते हुए जांग जियान ने जबरदस्ती एक मुस्कान लाई और नए मेंबर का स्वागत किया। लेकिन सबकी हैरानी के बीच सी चैन ने उसी वक्त न्योता ठुकरा दिया। जांग जियान पूरी तरह सुन्न खड़ा रहा। उसे अपनी आंखों देखी हिमाकत पर यकीन नहीं हुआ। यहां तक कि डिमन लॉर्ड गोंग टिंग भी हैरान रह गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया जैसे ही उसने सी चैन को देखा। हद से ज्यादा चिढ़कर जांग जियान चिल्लाया कि उनकी टीम सबसे मजबूत थी, लेकिन सी चैन ने बस जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ठंडी और बेजान नजर के साथ उसने उन्हें चेतावनी दी कि उसे दोबारा कभी परेशान न करें, फिर बिना हिचकिचाहट के पीठ घुमाई और वहां से चला गया। जांग जियान को गुस्से में जलता हुआ छोड़ दिया। सी चैन अपने दोस्तों के साथ चला गया। भीड़ सदमे में खड़ी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सी चैन में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को सीधे मना करने की हिम्मत थी। कुछ छात्र फुसफुसाने लगे कि शायद वो खुद पहले स्थान का लक्ष्य रख रहा है। दूसरे मुस्कुराने लगे, उस ड्रामा का इंतजार करते हुए जो पक्का होने वाला था। दूर से उसके हॉस्टल के दोस्त उन बदमाशों के हैरान चेहरे देखकर चुपचाप हंस रहे थे, ये सोचते हुए कि सी चैन का अंदाज बहुत ही बहादुर था। हालांकि डिमन लॉर्ड गोंग टिंग ने शांति से अपने चेले को रोका और उससे कहा कि यह ठीक है। उसने कहा कि सी चैन के पास शायद अपने खुद के कुछ प्लान्स हैं। जैसे ही टेस्ट आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ, छात्र धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के आंगन में बिखर गए। डायरेक्टर युआन लॉन्ग ने पछतावे के साथ आह भरी, ये दुख जताते हुए कि उन दोनों ने टीम नहीं बनाई क्योंकि उन्हें एक नए स्कूल रिकॉर्ड का गवाह बनने की उम्मीद थी। उनके पास खड़ी रहस्यमयी महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि इस अनपेक्षित मोड़ ने चीजों को और भी दिलचस्प बना दिया है। उसने बताया कि गोंग टिंग जैसे किसी शख्स के लिए ऐसा इनकार किसी युद्ध के ऐलान से कम नहीं था। पास ही स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर ने चेतावनी देते हुए फुसफुसाया कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जिसे उकसाया जाए। जांग जियान, जो अभी भी गुस्से में था, हंसा और दावा किया कि सी चैन पावर टेस्ट में एक गलती की वजह से बस घमंडी हो रहा है। लेकिन डिमन लॉर्ड गोंग टिंग चुप रहा। गहरी सोच में डूबा हुआ उसने सोचा कि क्या टेस्ट वाकई गलत था, और फिर खुद से कसम खाई कि कोई भी उसका पहला स्थान कभी नहीं छीन पाएगा। उसके एक जूनियर ने सी चैन को सबक सिखाने की पेशकश की, उसका मजाक उड़ाते हुए कि वो बस एक अनुभवहीन नया खिलाड़ी है। डिमन लॉर्ड गोंग टिंग की नजर तुरंत ठंडी हो गई। उसने उस आदमी को घूरा और पूछा कि क्या वो इतना तुच्छ इंसान लगता है। जूनियर सहम गया और जल्दी से पीछे हट गया। चिढ़कर डिमन लॉर्ड गोंग टिंग ने टीम को भेज दिया, ये कहते हुए कि वो मूड में नहीं है, और अकेला चला गया। जैसे ही वो दूर गया, उसने ठंडेपन से कहा कि आगे जो भी होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो गुंडा पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उन शब्दों के पीछे का मतलब समझ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जैसे ही उसने पुष्टि की कि वो पूरी तरह समझ गया है और प्रेसिडेंट इसमें शामिल नहीं रहेंगे। 10 मिनट बाद कोई जांग जियान को यह बताने के लिए जल्दी में आया कि सी चैन पहले ही कैंपस छोड़ चुका है। उसने जो सुना था उसके मुताबिक सी चैन ने कहा था कि वो घर जा रहा है और खाने के लिए भी नहीं रुका। जांग जियान ने अपने हाथ में सोडा का कैन कुचल दिया। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ गए। उसके लिए ये किस्मत का उसका साथ देना था। यूनिवर्सिटी के बाहर सी चैन को बचाने के लिए कोई नियम नहीं होंगे। इस बीच सी चैन यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर शांति से चल रहा था, उस बदमाश के प्लान से पूरी तरह अनजान। उसका दिमाग किसी और चीज पर केंद्रित था, उसके अपने लक्ष्य। उसने अतीत की एक घटना को याद किया जब एक एलीट गिल्ड ने एक गुफा के अंदर एक ताकतवर दानव की खोज की थी। रैथ नाम के उस जीव ने एक ही हमले में पूरी टीम का सफाया कर दिया था। उसके बाद वो मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकल गया और मानव दुनिया में तबाही मचाने लगा। रैथ की गुफा का पता लगाने के लिए सी चैन ने आखिरकार एक अचूक प्लान तैयार किया था। हालांकि उस प्लान पर काम करने के लिए उसे पहले एक चीज की जरूरत थी, ढेर सारा पैसा। इसीलिए वो मिथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज की ओर गया, जो भविष्य का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग सेंटर था। सी चैन किसी से भी बेहतर जानता था कि एक अवेकंड के लिए हथियार और इक्विपमेंट बहुत जरूरी थे, और ये जगह उसका सबसे अच्छा मौका थी। काउंटर पर
उसने बेपरवाही से राक्षस के दांतों का एक बंडल डाल दिया। अप्रेजर ने सदमे में देखा और पूछा कि एक मामूली छात्र ऐसा आइटम कैसे हासिल कर सकता है। सी चैन ने शांति से जवाब दिया कि यह एक राक्षस से गिरा था। अप्रेजर ने उलझन में माथा सिकोड़ा, ये कहते हुए कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हालांकि पास ही की एक महिला कर्मचारी ने तुरंत आइटम को पहचान लिया और बताया कि यह एक सांग और फैंग था जो एक ई रैंक मॉन्स्टर से गिरा था। जैसे ही उसने इसके इस्तेमाल के बारे में बताना शुरू किया, अप्रेजर ने उसे बदतमीजी से रोक दिया। वो हंसा और बोला कि ई रैंक आइटम बेकार होते हैं, ये डींगे मारते हुए कि वो सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर के आइटम्स का सौदा करता है। उसने दावा किया कि बेकार कचरे को याद रखने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है। मन ही मन अप्रेजर ने शिकायत की कि सारे अच्छे क्लाइंट्स गायब हो गए हैं और उसका प्रमोशन अभी भी बहुत दूर है। यह फैसला करते हुए कि यह काम उसके समय के लायक नहीं है, उसने इसे नए आने वाले को सौंप दिया। उसने लड़की से सब कुछ संभालने के लिए कहा और बिना एक शब्द कहे पीठ घुमाकर चला गया। थोड़ी देर बाद महिला वापस आई और सी चैन को कैश से भरा ब्रीफकेस थमाया। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या उसे किसी और चीज की जरूरत है। ये देखते हुए कि कुल रकम 18,000 थी, सी चैन ने खुद में सिर हिलाया। यह पैसा फिलहाल उसके किराए के लिए काफी होगा। पहला कदम पूरा होने के साथ उसने कहा कि एक और चीज थी। जैसे ही सी चैन ने अपना हाथ उठाया, वो चमकने लगा, भयावह तरीके से। अगले ही पल उसकी पकड़ में एक विशाल दानवी तलवार प्रकट हुई जो एक खतरनाक और जबरदस्त बैंगनी आभा में लिपटी हुई थी। उस हथियार से इतना दबाव निकल रहा था कि आसपास की हवा कांपती हुई लग रही थी। महिला कर्मचारी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह सदमे में तलवार को ताकती रही, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने पहले कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था, उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि यह कम से कम बी रैंक, शायद ए रैंक भी होनी चाहिए। अप्रेजर अचानक वापस आया और जोर से हंसा। उसने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ए रैंक के हथियारों की कीमत लाखों में होती है और उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक भी नहीं देखा है। उसी पल एक नीले बालों वाला आदमी बगल से आगे बढ़ा। शांति से उसने कहा कि हथियार बी रैंक का नहीं था और न ही यह ए रैंक का था। यह सुनकर अप्रेजर ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया और नए आए व्यक्ति की चापलूसी करने लगा, यह कहते हुए कि सी चैन जैसा गरीब छात्र संभवतः कोई कीमती चीज नहीं रख सकता। फिर नीले बालों वाले आदमी ने दोबारा बात की। उसने खुलासा किया कि तलवार एक एस रैंक का उपकरण थी, नर्क की भूमि में बनी। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। महिला कर्मचारी पूरी तरह सुन्न होकर जम गई। अप्रेजर अविश्वास में चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के नीले बालों वाला आदमी आगे बढ़ा और उत्साह के साथ सी चैन से हाथ मिलाया, उसे एक बेहद खास मेहमान के रूप में स्वागत किया। कुछ ही पलों बाद उसने व्यक्तिगत रूप से सी चैन को वीआईपी रूम में आमंत्रित किया, उसे आश्वासन दिया कि उसकी किसी भी मांग को तुरंत पूरा किया जाएगा। जैसे ही उसने पीछा किया, सी चैन ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने दी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। वो आदमी आखिरकार सही समय पर आ गया था। उसका नाम चिंगजय था और वो सी चैन के प्लान का एक मुख्य हिस्सा था। फिर दृश्य वीआईपी रूम की तरफ बदलता है। अंदर का माहौल शांत और परिष्कृत है। चिंगजू चैन के सामने बैठी है। उसकी मुद्रा संयमित है क्योंकि वो शांति से उस उपकरण के बारे में पूछता है जो वो बेचने के लिए लाया है। उसकी व्याख्या सुनने के बाद वो उसकी कीमत का इंतजार करता है। चैन हिचकिचाता नहीं है। एक स्थिर आवाज में वो जवाब देता है, 1 मिलियन। जैसे ही नंबर उसके मुंह से निकलता है, चेंगर का संयम टूट जाता है। उसकी आंखें सदमे में फैल जाती हैं क्योंकि वो अविश्वास में उसकी ओर देखता है। आप केवल 1 मिलियन मांग रहे हैं, वो चिल्लाता है। सर, आप समझते हैं कि ए रैंक के उपकरण भी लाखों में बिक सकते हैं, है ना?
इस तरह का एस रैंक हथियार बाजार में कम से कम करोड़ों में बिकेगा। अगर इसकी खबर फैल गई तो भगदड़ मच सकती है। यह हथियार इतना कीमती है। उसकी बातें सुनकर चैन के चेहरे के भाव नहीं बदलते। इसके बजाय वो फिर से बोलता है। उसका स्वर गंभीर और अटल है। मैं इस एस रैंक हथियार का उपयोग गारंटी के तौर पर 1 मिलियन का लोन लेने के लिए करना चाहता हूं। वो कहता है, मैं इसे 1 महीने में वापस कर दूंगा। चिंगजी जम जाती है। एक एस रैंक हथियार का उपयोग लोन के लिए गारंटी के रूप में करना। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसका दिमाग दौड़ता है। क्या यह वाकई कुछ ऐसा है जो एक यूनिवर्सिटी का छात्र सोचेगा? वो सोचता है। अब यह साफ है, उसका इरादा कभी इस तलवार को बेचने का नहीं था। वो इसे बाद में वापस लेने और खुद इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस तरह की दूरदर्शिता, यह शांत गणना, वो अपनी उम्र के सुझाव से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। और पहली बात तो यह कि ऐसा खजाना उसके पास होना। क्या वो घर से भागा हुआ कोई अमीर युवा मालिक है, या अपनी असली ताकत छिपाने वाला कोई छिपा हुआ प्रतिभावान व्यक्ति? चाहे जो भी हो, एक बात तय है, यह आदमी साधारण नहीं है। जबकि चिंग ख्यालों में खोया हुआ है, चैन रिलैक्स रहता है, थोड़ा पीछे झुकते हुए शांति से अपनी कॉफी का आनंद लेता है, जैसे कि बातचीत का उस पर कोई दबाव ही ना हो। एक पल के बाद चैन फिर से बोलता है। मैं 1 महीने के भीतर मूलधन पूरा चुका दूंगा, वो शांति से कहता है। और मैं अगले महीने अतिरिक्त 10% ब्याज दूंगा। यह कैसा रहेगा? चिंग अंत में बोलने से पहले उसे गहराई से देखता है। शाओली, क्या तुम कृपया एक पल के लिए बाहर जा सकती हो? शर्ली नहीं, डियाजेन कमरे से बाहर निकल जाती है, अपने पीछे दरवाजा बंद कर देती है। वीआईपी रूम और भी शांत हो जाता है। अंदर केवल वे दो ही रह जाते हैं। उस पल में चिंगजी आखिरकार बोलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, चिंगजू धीरे धीरे कहता है। उसकी नजर स्थिर है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है, सही? और वहां के सीनियर ग्रेजुएट होने वाले हैं। चुपचाप सारी जानकारी जुटाने और अपनी गणना पूरी करने के बाद चिंगी एक बार फिर चैन की ओर देखता है और निश्चितता के साथ बोलता है। मेरी जानकारी के अनुसार नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी एक वार्षिक ग्रेजुएशन परीक्षा आयोजित करती है। इस साल की परीक्षा अब से ठीक 1 महीने बाद होने वाली है और पहले स्थान को दिया जाने वाला पुरस्कार बिल्कुल 1 मिलियन है। वो रुकता है, अपनी बातों का वजन महसूस होने देता है। वो राशि बाइक आपके द्वारा मांगे जा रहे लोन के साथ पूरी तरह मेल खाती है, रकम और समय दोनों में। अगर मुझे एक अंदाज लगाना हो तो आप आश्वस्त हैं कि आप उस परीक्षा में पहला स्थान हासिल करेंगे, है ना? जैसे ही वे शब्द गिरते हैं, कमरे का माहौल बदल जाता है। चैन के शरीर से एक तीखी दमनकारी आभा फूटती है। उसका मारने का इरादा बेकाबू होकर उमड़ पड़ता है। वीआईपी रूम को दम घोंटने वाले दबाव की तरह भर देता है। साथ ही उसकी आंखें गहरी लाल चमकती हैं और उसके चेहरे का गुस्सा साफ दिखाई देता है, जो अब शांत उदासीनता के पीछे छिपा नहीं है। चिंग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सीट से उठता है और शांति से आगे बढ़ता है, उस पर पड़ रहे जबरदस्त इरादे से बेअसर होकर। आप बस 1 महीने इंतजार कर सकते थे और पुरस्कार की राशि जमा कर सकते थे, वो सहज रूप से कहता है। फिर भी इसके बजाय आप तत्काल इस स्तर का हथियार पेश कर रहे हैं,